जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज सेकंड वीडियो देखेंगे, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, जैसे कि ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ, PYQs भी लेके आया हूँ, ठीक है, उसको भी देखेंगे और हम लोग चैप्टर भी देखेंगे। इंग्लिश, डच, पोर्तुगीज, फ्रेंच। पोर्तुगीज मतलब पढ़ लिया, इंग्लिश, डच, फ्रेंच, ये सब हम लोग जानेंगे। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐसे ही पेड ग्रुप को आप फॉलो करके, ऐसे ही एक्सक्लूसिव क्लास विद PYQs, एक कंप्लीट तैयारी एक ही जगह आप करने के लिए नंबरों पे जुड़ सकते हैं हमसे दोस्तों। UPPSC 2024-25 किसी की भी। आज अब उसके आगे की क्रोनोलॉजी देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये क्रोनोलॉजी भी याद रखना, एग्जाम में पूछता है कि भारत में सबसे पहले कौन आया, पोर्तुगीज़ है। उसके बाद डच आते हैं। डच जो होते हैं ये बेसिकली ये जो दिख रहा है नीदरलैंड, जो है नीदरलैंड वहाँ के होते हैं, ठीक है। ये कहाँ के होते हैं, नीदरलैंड के होते हैं डच। नीदरलैंड ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों बोला जाता था, क्योंकि इंडिया दिख रहा है यूरोप के ईस्ट में है, यानी पूर्व में, इसलिए जितनी भी यूरोप से कंपनियाँ आएंगी सबको ईस्ट इंडिया कंपनी ही बोला जाएगा, ठीक है। फिर इंग्लिश आती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर फ्रेंच आएंगे बाद में, है ना, तो सबसे लास्ट में फ्रेंच आते हैं, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी याद रखना। तो डच की अगर बात करें तो डच 1605 में एक फैक्ट्री लगाते हैं सबसे पहले मसूलीपट्टनम में। कहाँ पे लगाते हैं, मसूलीपट्टनम में। उसके बाद जिसको पहला कारखाना भी हिंदी में बोला जाएगा। अब ये पहली ऐसी कंपनी है जो जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। जॉइंट मतलब बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियों को मिला के एक बड़ी कंपनी बनाई गई थी, जिसका नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। इसको दिया गया था राइट कि जाओ व्यापार करो, है ना। तो ये आपको याद रखना है। 1605 में पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में लगाता है, जो कि आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम। फिर ट्रेडिंग सेंटर जो है इनके इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो है नागपट्टनम, जो कि 1658 में एक कारखाना लगाते हैं। चिनसुरा में 1653 में एक कारखाना लगाते हैं। कब लगाते हैं, 1653 में। सूरत में 1616 में लगाते हैं। आगरा में कारखाना 1621 में लगाते हैं। और वहीं कोचीन में 1663 में कारखाना लगता है। पटना में 1632। अब आपको लगेगा ये याद करना ही नहीं है, पर करना है क्योंकि एग्जाम में ये सब पूछा जा चुका है कई बार, ठीक है। अभी क्वेश्चंस भी मैं दिखा दूंगा आपको, तो ये पूछे जा चुके हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ से ये डच की कहानी तो हो गई भाई। इसके बाद आते हैं अंग्रेज। अंग्रेज़ों की जो कंपनी है वो 1600 में बन जाती है। कहाँ पे, तब भारत नहीं आते। ये ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी तब भारत में मुगल सम्राट कौन था, तो उस टाइम अकबर था। अगर आपको याद हो अकबर का टाइम पीरियड 1556 से 1605 है अकबर का टाइम पीरियड। तो 1600 में कंपनी बनी ब्रिटेन में, तब तो अकबर ही था ना रूलर। पर जब ये आएगा कैप्टन विलियम हॉकिंस, कौन आता है, कैप्टन विलियम हॉकिंस, जब इसको चार्टर मिलता है 1609 में ये आता है, तो ये जहांगीर होता है तब शासक, उसकी कोर्ट में आता है। किसकी कोर्ट में, जहांगीर की कोर्ट में। और ये सूरत में, जो गुजरात में सूरत है, वहाँ पे ट्रेड करने के लिए परमिशन मांगता है कि वहाँ से ट्रेड करने की परमिशन दे दो। पर जहांगीर जो है वो इसको मना कर देता है कि कोई परमिशन नहीं दूंगा मैं। तो ये लोग ऐसे ही छोटा मोटा ट्रेड 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में शुरू कर देते हैं। मसूलीपट्टनम में अभी कोई भी इन्होंने ट्रेड सेंटर नहीं बनाया, मसूलीपट्टनम में ट्रेडिंग करना चालू करा। पर फाइनली 1613 में ये सूरत में पहली फैक्ट्री इनको लगाने की परमिशन मिल जाती है। सूरत में जो फर्स्ट फैक्ट्री लगती है सूरत में 1613, ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेटें जितनी मैं बता रहा हूँ वो आपको याद रखनी होंगी, एग्जाम के लिए रेलेवेंट है कि पहली फैक्ट्री सूरत में लगती है। क्यों परमिशन मिल गई भाई, अभी तो नहीं मिली थी 1609 में। कारण ये था कि अंग्रेज़ों ने पोर्तुगीज़ को हरा दिया था, उनकी नेवी ने। तो ये जो जहांगीर था वो काफ़ी खुश होता है और परमिशन दे देता कि अच्छा इनकी नेवी ये भी सुप्रीम है, अच्छा है, हम भी कुछ सीख लेंगे इनसे। तो ये इसलिए दे दी थी 1613 में। फिर फाइनली 1616 में इन लोग ने मसूलीपट्टनम में भी फैक्ट्री लगा ली। 1616 में एक फैक्ट्री और लगा ली मसूलीपट्टनम में, ठीक है, ये याद रखना। और दोस्तों ये पोर्तुगीज़ में मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ कि जो प्रिंसेस कैथरीन थी, रानी थी जो पोर्तुगीज़ की, पुर्तगाल की राजधानी, एक सेकेंड, जो पोर्तुगीज़ की या जो पोर्तुगल था उसकी रानी जो थी कैथरीन, उसकी शादी हो जाती है ब्रिटेन के जो राजा थे चार्ल्स सेकंड थे। और बदले में बॉम्बे मिल जाता है इनको डावरी के रूप में। क्या मिल जाता है, बॉम्बे एज अ डावरी के रूप में मिल जाता है राजा को। और राजा दे देता है 1668 में किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये उनको दे देता है। तो ये दो डेटें भी याद रखना, ठीक है।
अब धीरे से फिर 1651 में शाह शुजा जो होता है बंगाल का नवाब शाह शुजा, ये अंग्रेज़ों को यानी जो ब्रिटिशर्स होते हैं इनको कई ट्रेड प्रिविलेजेस देता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे एक जो आपको इंपॉर्टेंट एक फैक्ट याद रखना है, जॉब चॉर्नॉक का नाम अगर आपने नहीं सुना है तो ये नोट कर लीजिए। जॉब चॉर्नॉक, इसने कलकत्ता की स्थापना करी थी, माना जाता है ऐसा, ठीक है। ही स्टैब्लिश कलकत्ता, है ना, कलकत्ता की स्थापना इसने करी थी, जॉब चॉर्नॉक। ये प्रीलिम्स में आपके पूछ सकता है कि कलकत्ता की स्थापना किसने करी थी, जॉब चॉर्नॉक। तो जितना बस पॉइंट बता रहा हूँ उतना याद रखो, प्रीलिम्स के लिए यही सब इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से सवाल आएंगे। और अब अंग्रेजों की तरफ, मतलब अंग्रेज पढ़ने से पहले एक चीज़ और याद रख लीजिए, बैटल ऑफ बिदारा, ये भी नोट कर लेना, या बिदारा का युद्ध 1759 में होता है। ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ डच को हरा के उनका अस्तित्व खत्म कर दिया था। तो पोर्तुगीज से देखिए रिश्तेदारी कर ली, शादी कर ली, उनका काम यहाँ से खत्म हो गया, बॉम्बे दहेज में मिल गया। डचों को हरा दिया, इनका भी खत्म काम हो गया। अब अंग्रेज हैं और फ्रेंच, अब ये फ्रेंच को हराएंगे कर्नाटिक युद्ध में, तो ये बन जाएंगे सुप्रीम पावर। तो सबसे पहले फ्रेंच के बारे में देख लेते हैं। फ्रेंच देखिए 1664 में लुइस 14 जो राजा होता है फ्रांस का, वो बनाता है अपने फाइनेंस मिनिस्टर से, कहता है कंपनी बनाओ। तो इसका जो वित्त मंत्री होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वो एक कंपनी बनाता है। 1664 में बनती है, कहाँ पे, फ्रांस में। लुइस 14 होता है, ये राजा याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। फिर 1668 में फ्रांसिस कैरोन, कौन होता है, फ्रांसिस कैरोन, ये एक फैक्ट्री पहली सेट करता है सूरत में, तो इंपॉर्टेंट हो गया। सूरत फैक्ट्री अभी ब्रिटिशर्स भी लगाए थे 1613 में, और 1668 में कौन लगाता है, फ्रेंच लगाते हैं 1668 में सूरत में फैक्ट्री। 1669 में दूसरी फैक्ट्री ये लोग मसूलीपट्टनम में लगाते हैं, कब, 1669 में मसूलीपट्टनम में। ये सारी डेट एज इट इज़ आपको याद रखनी है, नोट करके रिवीजन करनी, एग्जाम में पूछता है। और 1674 में पौंडीचेरी की स्थापना होती है, जो कि फ्रेंच का मेन नर्व सेंटर होता है। मेजरली ये जो ट्रेड है फ्रांस लोग यहीं से करते थे, जो पौंडीचेरी है, कराईकाल, माहे, यनम, ये पौंडीचेरी के ही हिस्से हैं सब, ठीक है। अब फिर यहाँ पे भैया अब सबके ही जो हित हैं वो टकरा रहे हैं, सारे यूरोपियन पावर को ट्रेड करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर हो जाता है कॉर्नेटिक युद्ध, या हिंदी में इसको कर्नाटक का युद्ध, कर्नाटक का युद्ध भी बोलते हैं। तो सबसे पहला सवाल पूछता है कर्नाटक का युद्ध किसके बीच में हुआ है, ये कॉर्नेटिक वॉर, तो इंग्लिश और फ्रेंच, यानी ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के युद्ध बीच में। अब पूछता कार्नेटिक है क्या एक्चुअली, हिंदी में तो कर्नाटक का युद्ध बोलते हैं। कॉर्नेटिक एक्चुअली में ये जो तट है, इसको आपको अगर पता हो ज्योग्राफी में, कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोमंडल कोस्ट या कोरोमंडल तट बोलते हैं। इसके जो अंदर के ये सब एरियाज हैं, इसको बोला जाता है कोरोमंडल कार्नेटिक, ठीक है, अंग्रेजों ने नाम दिया इसका। तो ये याद रखना पहली चीज़। और दूसरा जो याद रखना है कि कॉर्नेटिक युद्ध पूछता है किसके बीच में हुई, इंग्लिश फ्रांस, 3 युद्ध हुई हैं, 1740 से 48, 1749 से 54 और 1758 से 63। कई जगह 1756 से भी 63 लिखा होता है, पर ऑफिशियली हम ये मान के चलते हैं, ठीक है। तो जो बेसिकली आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना है वो बताते हैं। 1740 से 48 में जो पहला कॉर्नेटिक युद्ध हुआ, इसको बैटल ऑफ सेंटथोम भी बोलते हैं, या सेंटथोम के युद्ध के रूप में भी ये जाना जाता है, ठीक। अब इसका जो अंत होता है वो अंत होता है, संधि हो जाती है ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल या एक्स-ला-चैपल की संधि। अभी संधि के तहत यही होता है भाई कि जो अंग्रेज कब्जा करते हैं, ब्रिटिशर्स फ्रेंच की टेरिटरी वो वापस कर देते हैं, मतलब मद्रास जो है वो अंग्रेजों को वापस मिल जाता है। मतलब अंग्रेजों को ब्रिटेन को मद्रास मिल जाता है, और बदले में जो फ्रेंच है उनकी यूरोप में जो वॉर चल रही होती है, अंग्रेज जो जगह कब्जा कर लेते हैं वो वापस दे देते हैं। वो आप नहीं भी याद रखो तो आप इसको इतना याद रखना है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1749 से 54 में युद्ध ऐसे ही खिंचता रहता है, कोई भी ट्रीटी नहीं हो पाती है, यहाँ पे इनकन्क्लूसिव रहता है, मतलब कोई भी रिजल्ट इसका नहीं निकल पाता है, इसीलिए ये वॉर फिर आगे बढ़ती है 1758 से 63 में। तो जो तीसरी वॉर होती है उसी में 1760 में होती है बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश या वॉन्डी वॉश का युद्ध। एग्जाम में पूछता है वॉन्डी वॉश कहाँ है, तो वॉन्डी वॉश तमिलनाडु में है। वॉन्डी वॉश कहाँ है, तमिलनाडु में, तो इसको बोला जाता है वॉन्डी वॉश का युद्ध। अब इस वॉन्डी वॉश के युद्ध में इंग्लिश की तरफ से होते हैं जनरल आयरी कूट, और फ्रेंच की तरफ से होता है काउंटी लैली। बहुत बुरी तरह से इंग्लिश जो है फ्रेंच को हराते हैं, फ्रेंच को हरा देते हैं। यहाँ से फ्रेंच का भी डोमिनेंस जो है पूरी तरह से खत्म होकर एक फाइनल ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस या पेरिस की शांति संधि। एग्जाम में पूछता है, मैचिंग करने को पूछ देता है, ऐसे पहला कॉर्नेटिक वॉर देगा, दूसरा देगा, तीसरा, ठीक है, और यहाँ संधियाँ लिख देगा। तो पहले वॉर में हुई है ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल, दूसरे में हुई है पेरिस की संधि या ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस, ठीक है। वॉन्डी वॉश का युद्ध का समय याद रखो 1760, ठीक है, और जनरल आयरी कूट, काउंटी लैली, ये तीनों वॉर के समय याद रखो, एग्जाम में पूछ लेता है। अब देखो यहाँ से आप देख रहे हो अंग्रेजों ने फ्रेंच को भी हरा दिया, पोर्तुगीज से शादी कर ली, मतलब रिश्तेदारी हो गई, डच को भी बैटल ऑफ बिदारा में हरा दिया, तो अब बचा ही कौन, अंग्रेज सुप्रीम पावर बन गए, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। अब इंडिया में अगर मेजर आप डिवीज़न देखोगे ना एक पूरे भारत में, तो आपको पौंडीचेरी में फ्रेंच दिखेंगे, ठीक है, जो कि आज भी आप देखोगे ना फ्रेंच का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है वहाँ पे, सब घर जो है पौंडीचेरी में फ्रांस की तरह ही आपको देखने को मिलेंगे।
और ऐसे ही गोवा में भैया पोर्तुगीज़ रहते थे तो पोर्तुगीज़ का डोमिनेंस है, ठीक है। ब्रिटिशर्स पूरे ही जगह कब्जा करते हैं, और जो डच होते हैं उनको इंटरेस्ट था नहीं, तो अपना जावा सुमात्रा से ट्रेड करने लग जाते हैं। तो ये मेजरली यूरोपियन के लिए जो आपको याद रखना था ये, बस इससे ज़्यादा फैक्ट आपको इस चैप्टर में नहीं याद रखने हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब जो नया टॉपिक होगा उसमें देखेंगे अब हम लोग क्या, जितने भी अंग्रेज़ों के युद्ध हुए भारत में, मराठा से, मैसूर से, सिख एम्पायर से, अफगान से, सिंध से, म्यांमार से, ये सब, ठीक है। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक है? तो ये मैंने अभी बताया ना आपको, जॉब चॉर्नक ने कलकत्ता की स्थापना की थी, ठीक है। ऐसे ही सवाल आएंगे, जितना बताया बस इसी में से ही आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? 1600 में। तब मैंने अभी आपको ध्यान नहीं बताया था 1556 से 1605 में कौन था शासक? अकबर था। बाकी आता है कैप्टन विलियम हॉकिंस के समय में 1608 में, ठीक है, ये याद रखिएगा। पर जब कंपनी बनी थी तब कौन था? जहांगीर, अकबर, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी भैया? पुणे, गोवा, पौंडीचेरी या सूरत में? तो ध्यान है आपको, सूरत में करी गई थी। कहाँ पे? सूरत में। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना बनाया? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी या पुर्तगाली ने? तो किसने बनाया था? अंग्रेजों ने, ठीक है। फिर है कार्नेटिक युद्ध, जो मैंने बताया ये आपको बताना है, ठीक है। प्रथम कार्नेटिक युद्ध, तृतीय, द्वितीय और प्रथम मैसूर युद्ध। तो प्रथम कार्नेटिक युद्ध में क्या हुआ था? बताया था आपको, क्या हुई थी? एक्स-ले-चैपेल की संधि हुई थी। दूसरे कार्नेटिक युद्ध में क्या हुआ था? अनिर्णायक रहा था। तृतीय कार्नेटिक युद्ध में पेरिस की संधि हुई थी। यानी ए में 4 कहाँ दिख रहा है आपको? सी में। ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया, ठीक है। कर्नाटक युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था भैया? तो अंग्रेज और फ्रांस के बीच में, है ना, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्थापित हुई थी किसके शासनकाल में? लुईस 13, 14, 15 या 16? तो लुईस 16 के शासनकाल में। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारत में व्यापार समय समय पर करा, उसकी क्रोनोलॉजी बतानी है, ठीक है। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ना कि कैसे पहले पोर्तुगीज़ आते हैं, ठीक है, फिर कौन आता है? फिर आपके डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, उसके बाद लास्ट में फ्रेंच आते हैं, ठीक है। यानी पोर्तुगीज़ पहले, यानी 4 पहले, और 4 पहले यहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। वॉन्डी वॉश का युद्ध अभी मैंने आपको बताया था तीसरे कर्नाटिक वॉर में, कैसे फ्रेंच, वो अंग्रेज जो होते हैं, ब्रिटिशर्स, मतलब जो ब्रिटिशर्स होते हैं फ्रेंच को बहुत बुरी तरह से हराते हैं ना, ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को हराया। ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्रिटिशर्स की तरफ से आयरी कूट, फ्रेंच की तरफ से कौन थे? काउंट डी लैली, ठीक है। और यहीं पे इस वीडियो को करते समाप्त। आई होप आपको इनिशिएटिव पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं इसको कंटिन्यू करें तो कमेंट में प्लीज़ बताइएगा दोस्तों की ये सिर्फ, और एक चीज़ और याद रखिए, प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, सिर्फ और सिर्फ प्री के जितने फैक्ट होंगे, बिहार पीसीएस हो, यूपी बीएससी हो, आरओ का एग्जाम हो, भारत का कोई भी एग्जाम हो, ये सब में काम आएगा, इवन यूपीएससी में भी, ठीक है। तो याद रखिए इसको, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें।